कल्पना कीजिए, एक ऐसा बच्चा जो गहरी गरीबी और कठिन संघर्षों के बीच पला बढ़ा, जिसके सिर पर पिता का साया बचपन में ही छिन गया और माँ दिन रात मेहनत कर सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाती। उसी बच्चे ने एक दिन न केवल अपने भाग्य को बदला, बल्कि पूरे भारत को एकजुट कर उसे दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों में बदल दिया। यह कहानी किसी परी कथा की तरह लग सकती है, लेकिन यह सच्चाई है, चंद्रगुप्त मौर्य की सच्चाई। चंद्रगुप्त का जीवन हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है, लेकिन हालातों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस करता है। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके भीतर बदलाव की आग जल रही है और अपने सपनों के लिए लड़ने का जज्बा है, तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। यह सिर्फ एक राजा बनने की ही कहानी नहीं है, यह साहस, धैर्य और दृढ़ विश्वास की कहानी भी है। यह उस सफर की गाथा है जो एक साधारण लड़के को भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा शासक बनाता है। तो आज चलिए उस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बनते हैं, जिसने न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो आप तैयार हैं? क्योंकि यह सिर्फ एक इतिहास नहीं, यह एक क्रांति की शुरुआत है। मगध के एक छोटे से गांव में धूल और मिट्टी से भरे रास्तों के बीच एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसका भविष्य नियति ने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिख रखा था। चंद्रगुप्त का बचपन बेहद कठिन था। उनके पिता का देहांत उनके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया। उनकी मां पर अकेले परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। खेतों में दिन भर काम करने के बाद भी घर में भोजन की कमी रहती थी। चंद्रगुप्त अपनी मां के साथ खेतों में काम करते, पसीने से लथपथ होकर जमीन पर बैठते और आसमान की ओर देखते हुए बड़े बड़े सपने बुनते। गांव के बच्चे जब खेल में मस्त रहते, चंद्रगुप्त अक्सर अकेले खड़े होकर आसमान को निहारते और सोचते, क्या मैं भी कभी इन सीमाओं से बाहर निकल पाऊंगा? उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और दिल में सवाल, क्यों कुछ लोग राजा हैं और कुछ बस मिट्टी में दबे रहते? यही सवाल शायद उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाला था। चंद्रगुप्त का बचपन मुश्किलों से भरा था, लेकिन उन्हीं मुश्किलों ने उन्हें मजबूत बनाया। भूख ने उन्हें सहनशीलता सिखाई और अभावों ने उन्हें सपने देखने की हिम्मत दी। यह साधारण बच्चा नहीं जानता था कि एक दिन वह पूरे भारत को एकजुट करेगा और इतिहास में ऐसा नाम बनाएगा जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। चंद्रगुप्त बचपन से ही साधारण बच्चों से अलग थे। जहां अन्य बच्चे खेलकूद और मस्ती में डूबे रहते, चंद्रगुप्त के सवाल हमेशा गहरे होते। जब उनके साथी मिट्टी के खिलौनों से खेलते, तो वह गंभीर होकर आसमान को निहारते और सोचते, क्यों इस धरती पर कुछ लोग राजा बनकर राज करते हैं और बाकी लोग मेहनत करके भी सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित रहते हैं। उनके सवाल सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनके भीतर छिपी एक साधारण समझ और जिज्ञासा के संकेत थे। गांव की गलियों में दौड़ते हुए जब वे थक जाते, तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर अनजाने सपनों में खो जाते। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। यह चमक सिर्फ उनके सपनों की नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपी उस आग की थी जो उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती थी। वह बार बार खुद से पूछते, क्या मैं भी राजा बन सकता हूँ? क्या मैं अपनी और अपनी माँ की जिंदगी बदल सकता हूँ? यह उनकी सोच का ही कमाल था कि अभावों और कठिनाइयों ने उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। उनकी सोच ने उन्हें एक बड़ा दृष्टिकोण दिया। चंद्रगुप्त मानो किस्मत के उस खेल का हिस्सा थे, जहां नियति ने उन्हें एक साधारण बालक से इतिहास का सबसे बड़ा शासक बनने के लिए तैयार किया था। उनके भीतर की यही जिज्ञासा और सोच वह नींव थी जिसने उन्हें भविष्य का चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। फिर वह ऐतिहासिक दिन आया जब चंद्रगुप्त की मुलाकात चाणक्य से हुई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक ऐसा पल था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। चाणक्य, जो तक्षशिला के महान आचार्य और कुशल राजनीतिज्ञ थे, मगध के अत्याचारी नंद वंश से आहत थे। उनके मन में एक ही सपना था कि एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना जो न्याय और समानता पर आधारित हो, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसे योद्धा की तलाश थी जो उनके इस सपने को हकीकत में बदल सके। जब उन्होंने पहली बार चंद्रगुप्त को देखा, तो वे उनकी आंखों की चमक और व्यक्तित्व से तुरंत प्रभावित हुए।
उस साधारण से दिखने वाले लड़के में उन्होंने एक असाधारण क्षमता को पहचाना। चंद्रगुप्त के साहस और बुद्धिमत्ता ने चाणक्य को यकीन दिला दिया कि यही वह व्यक्ति है जिसके साथ वह अपने सपने को साकार कर सकते हैं। उस दिन चाणक्य ने न केवल चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया, बल्कि उन्हें भविष्य के महान सम्राट के रूप में तैयार करने का संकल्प लिया। उन्होंने ठान लिया कि यह लड़का न केवल नंद वंश को उखाड़ फेंकेगा, बल्कि भारत को एकजुट करके इसे एक सशक्त और महान साम्राज्य का रूप देगा। यह सिर्फ एक गुरु शिष्य की मुलाकात नहीं थी, यह भारतीय इतिहास के सबसे बड़े अध्याय की शुरुआत थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले जाने का निर्णय लिया। तक्षशिला, जो उस समय शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख केंद्र था, जो चंद्रगुप्त के लिए एक नई दुनिया साबित हुई। वहां पहुंचकर चंद्रगुप्त ने न केवल विद्या का अभ्यास किया, बल्कि एक सम्राट बनने की बुनियादी समझ भी विकसित की। चाणक्य ने उन्हें युद्ध कला, राजनीति और रणनीति की गहरी शिक्षा दी। तक्षशिला के गुरुकुल में बिताए ये साल चंद्रगुप्त के जीवन का आधार बन गए। उन्होंने युद्ध में शत्रु को मात देने की तकनीक सीखी, तो वहीं राजनीति में अपने शत्रुओं को रणनीति से हराने का हुनर भी पाया। चाणक्य ने उन्हें यह भी सिखाया कि एक सफल राजा केवल अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के विश्वास और कल्याण से महान बनता है। उनके शब्द थे, एक राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की भलाई करना है। यह बात चंद्रगुप्त के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। तक्षशिला के ज्ञान और चाणक्य की शिक्षा ने चंद्रगुप्त को सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेता में बदल दिया। यहाँ से उनके जीवन ने उस दिशा की ओर कदम बढ़ाया जो उन्हें भारतीय इतिहास का पहला महान सम्राट बनाने वाला था। यह शिक्षा का दौर वह दौर था जिसने चंद्रगुप्त के भीतर छिपे नेतृत्व और साहस को बाहर निकाला और उन्हें इतिहास के सबसे अद्भुत अध्याय का केंद्र बिंदु बनाया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक बड़ा सपना देखा, नंद वंश के अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकना। लेकिन यह सपना इतना आसान नहीं था। नंद वंश उस समय का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य था, जिसकी सेना विशाल और संसाधन असीमित थे। फिर भी चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। उन्होंने लोगों को संगठित किया, उनके दिलों में बदलाव की आग जगाई और एक क्रांति का बीज बोया। पहला प्रयास कठिन था। उनकी सेना कमजोर थी, संसाधन सीमित थे और नंद सेना ने उन्हें बुरी तरह परास्त कर दिया। इस हार ने चंद्रगुप्त और चाणक्य के सपनों को हिला दिया, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति को नहीं। चंद्रगुप्त के लिए यह हार एक बड़ी सीख बन गई। उन्होंने अपनी गलतियों पर ध्यान दिया, अपनी कमजोरियों को समझा और नई रणनीतियों को अपनाने का निर्णय लिया। चाणक्य ने भी उन्हें सिखाया कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि यह नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर होती है। चंद्रगुप्त ने अपने अनुभवों को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया, रणनीति को परिष्कृत किया और दुश्मन के हर कदम को ध्यान से समझने की कला सीखी। यह असफलता उनके विजय के रास्ते का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक बनी। अब वे पूरी तरह तैयार थे एक ऐसी लड़ाई के लिए जो न केवल नंद वंश का अंत करेगी, बल्कि इतिहास में उनका नाम अमर कर देगी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी पहली असफलता से सीखा और एक सशक्त योजना के साथ दोबारा युद्ध का बिगुल बजाया। इस बार उनकी तैयारी पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। सेना बेहतर प्रशिक्षित थी, रणनीति अधिक प्रभावशाली थी और उनकी इच्छा शक्ति अडिग थी। वे जानते थे कि यह युद्ध सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि न्याय और बदलाव का युद्ध है। दूसरे प्रयास में चंद्रगुप्त ने नंद वंश पर आक्रमण किया। यह युद्ध केवल ताकत का नहीं, बल्कि चाणक्य की दूरदर्शिता और चंद्रगुप्त की वीरता का प्रतीक बन गया। नंद सेना, जो अब तक अजेय मानी जाती थी, चंद्रगुप्त की कुशलता के आगे टिक नहीं पाई। हर मोर्चे पर चंद्रगुप्त ने अपनी रणनीति और साहस से विजय प्राप्त की। अंततः नंद वंश का पतन हुआ और मगध का सिंहासन चंद्रगुप्त के हाथों में आ गया। यह जीत सिर्फ एक साम्राज्य का पतन नहीं थी, यह एक नए युग की शुरुआत थी। चंद्रगुप्त ने नंद वंश की जगह मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य न्याय, समानता और प्रजा के कल्याण पर आधारित थी। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी, जहां पहली बार पूरा भारत एक सूत्र में बंधा था। चंद्रगुप्त के लिए यह सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि उनके सपनों को हकीकत में बदलने की पहली उपलब्धि थी। उनका नाम अब इतिहास के पन्नों में अमर हो चुका था।
राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त ने अपनी पहली जिम्मेदारी समझी साम्राज्य को एकजुट करना और उसे न्याय और समृद्धि का केंद्र बनाना। यह केवल सत्ता संभालने का समय नहीं था, बल्कि अपने सपनों को साकार करने का क्षण भी था। उन्होंने समझा कि एक सच्चा राजा वह होता है जो केवल अपने राज्य का विस्तार नहीं करता, बल्कि अपनी प्रजा का दिल भी जीतता है। सबसे पहले उन्होंने प्रशासन को मजबूत करने का काम किया। राज्य के हर कोने में कुशल अधिकारियों की नियुक्ति की, जो प्रजा की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकालें। उन्होंने कानून व्यवस्था में बड़े सुधार किए ताकि हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। उनका मानना था कि राजा का कर्तव्य केवल शासक बनना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने प्रजा के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की। कर प्रणाली को सरल बनाया ताकि किसान और व्यापारी बिना किसी भय के काम कर सकें। सड़कों और सिंचाई प्रणाली का निर्माण हुआ, जिससे व्यापार और कृषि में वृद्धि हो। उनके सुधारों ने मौर्य साम्राज्य को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि इसे एक आदर्श राज्य का भी रूप दिया। चंद्रगुप्त का शासन केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, यह प्रजा के विश्वास और सहयोग पर आधारित था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा वह है जो अपनी प्रजा के हित को सर्वोपरि रखता है। उनके इन कार्यों ने मौर्य साम्राज्य को इतिहास के सबसे स्थिर और समृद्ध साम्राज्यों में स्थान दिया। यह केवल शासन नहीं था, यह एक नया भारत बनाने की दिशा में उठाया गया कदम था। लेकिन चंद्रगुप्त का सफर यहाँ नहीं रुका। मौर्य साम्राज्य के विस्तार और उसकी शक्ति ने दूर दूर तक अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दी थी। इसी बीच पश्चिमी एशिया में सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके जनरल सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर अपना अधिकार जमाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि भारत एक आसान शिकार होगा, लेकिन वह चंद्रगुप्त की ताकत और रणनीति को समझने में चूक गया। सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने इसे अपनी कमजोरियों को चुनौती मानने के बजाय एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने न केवल अपनी सेना को संगठित किया, बल्कि चाणक्य की दूरदर्शी नीतियों के साथ एक ऐसी रणनीति तैयार की जिससे सेल्यूकस की विशाल सेना को भी मात दे दी। युद्ध के मैदान में चंद्रगुप्त की वीरता और युद्ध कौशल ने ग्रीक सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस संघर्ष में मौर्य साम्राज्य की विजय केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह भारत के लिए एक बड़ा संदेश था कि अब यह भूमि बाहरी आक्रमणों के लिए आसान नहीं है। इस युद्ध के बाद सेल्यूकस ने संधि के तहत अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया और अपने साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा उन्हें सौंप दिया। इस जीत ने न केवल भारत को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित किया, बल्कि चंद्रगुप्त को एक महान शासक के रूप में स्थापित कर दिया, जिसकी ताकत और कुशलता की गूंज अब दुनिया के कोने कोने में सुनाई दे रही थी। इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि सेल्यूकस ने अपने साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को चंद्रगुप्त के अधीन कर दिया। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों पर अब मौर्य साम्राज्य का अधिकार था। यह जीत केवल भौगोलिक विस्तार तक सीमित नहीं थी, बल्कि मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति को भी और सशक्त बना गई। यह समझौता चंद्रगुप्त की राजनयिक कुशलता का प्रतीक था। उन्होंने न केवल अपने शत्रु को पराजित किया, बल्कि उसे एक सहयोगी में बदल दिया। इस राजनीति ने दिखा दिया कि चंद्रगुप्त केवल एक युद्ध कौशल में माहिर राजा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता थे जो कूटनीति के माध्यम से अपने साम्राज्य को और मजबूत बना सकते थे। यह उनकी सूझबूझ और चाणक्य की नीति का अद्भुत संगम था, जिसने मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास का सबसे प्रभावशाली साम्राज्य बना दिया। सेल्यूकस निकेटर के साथ हुए समझौते के बाद चंद्रगुप्त ने अपनी दृष्टि को और बड़ा किया। अब उनका लक्ष्य केवल मगध या गंगा घाटी तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों को एकजुट करने का संकल्प लिया। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कूटनीति और युद्ध दोनों का कुशलता से इस्तेमाल किया। उन्होंने उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक और दक्षिण में नर्मदा नदी के पार तक अपने साम्राज्य को फैलाया। इस प्रक्रिया में उन्होंने न केवल शासकों को हराया, बल्कि स्थानीय जनजातियों और राज्यों के साथ गठबंधन भी किए। चंद्रगुप्त का यह विस्तार केवल जमीन पर विजय पाने का काम नहीं था, यह भारत के विभाजित हिस्सों को एकजुट करने का प्रयास भी था। मौर्य साम्राज्य अब भारत का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था।
यह साम्राज्य केवल अपनी विशालता के लिए नहीं बल्कि अपनी एकता और शक्ति के लिए भी जाना जाने लगा था। पहली बार पूरे भारत को एक छत्र के नीचे लाने का सपना साकार हुआ। चंद्रगुप्त ने यह साबित कर दिया कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल नेतृत्व से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उनका साम्राज्य भारतीय इतिहास में एकता, शक्ति और दूरदर्शिता का प्रतीक बन गया था। चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक विजेता नहीं थे, वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी प्रजा को शासन के केंद्र में रखा। राजा बनने के बाद उनका पहला लक्ष्य था प्रजा का विश्वास जीतना और उनके जीवन को बेहतर बनाना। उन्होंने महसूस किया कि एक सम्राट की असली ताकत उसकी सेना में नहीं बल्कि उसकी प्रजा के विश्वास और संतोष में होती है। सबसे पहले उन्होंने कर प्रणाली में सुधार किए, करों को सरल और न्याय संगत बनाया ताकि किसानों और व्यापारियों पर अनावश्यक भार ना पड़े। यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ प्रजा के बीच राजा के प्रति सम्मान बढ़ाने में भी मददगार साबित हुआ। उन्होंने व्यापार मार्गों को सुरक्षित बनाया और नए मार्गों का निर्माण किया जिससे व्यापार और समृद्धि में तेजी आए। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को और मजबूत किया, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। उनके शासन में हर व्यक्ति को न्याय मिलना तय था, चाहे वह गरीब किसान हो या धनी व्यापारी। चंद्रगुप्त ने यह सिद्ध किया कि राजा का कर्तव्य केवल अपने साम्राज्य का विस्तार करना नहीं बल्कि अपनी प्रजा के अधिकारों की रक्षा करना है। उनके शासन का आधार न्याय, समानता और प्रजा का कल्याण था, जिसने मौर्य साम्राज्य को न केवल शक्तिशाली बल्कि लोकप्रिय भी बनाया। उनकी दूरदर्शिता ने मौर्य साम्राज्य को प्रजा और राजा के बीच विश्वास का एक आदर्श मॉडल बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य न केवल एक महान सम्राट थे बल्कि एक आदर्श पिता भी थे। अपने शासन के साथ साथ उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि उनके उत्तराधिकारी को वह सारी शिक्षा और अनुभव मिली जो एक कुशल शासक बनने के लिए आवश्यक है। उनका पुत्र बिंदुसार उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और मौर्य साम्राज्य का भविष्य था। चंद्रगुप्त ने बिंदुसार को बचपन से ही राजनीति, युद्ध कला और प्रशासन में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। वे चाणक्य के साथ मिलकर बिंदुसार को शासक के गुण सिखाते थे, न्यायप्रियता, प्रजा की भलाई के प्रति समर्पण और साम्राज्य को एकजुट रखने की क्षमता। चंद्रगुप्त ने न केवल उसे युद्ध जीतने की कला सिखाई बल्कि यह भी समझाया कि एक सच्चा राजा अपनी प्रजा के दिल जीतने में विश्वास रखता है। बिंदुसार ने अपने पिता की शिक्षाओं को पूरी तरह आत्मसात किया। चंद्रगुप्त के मार्गदर्शन में उन्होंने न केवल शासन करना सीखा बल्कि मौर्य साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया। जब चंद्रगुप्त ने राजगद्दी छोड़ी तो बिंदुसार ने साम्राज्य को पूरी कुशलता से संभाला और आगे चलकर उसे और विस्तार भी दिया। यह चंद्रगुप्त की दूरदृष्टि और परवरिश का ही परिणाम थी कि मौर्य साम्राज्य का गौरवशाली युग उनके उत्तराधिकारी के समय में भी जारी रहा। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने जीवन में युद्ध के मैदान जीते, साम्राज्य का विस्तार किया और जनता का विश्वास अर्जित किया, उनके जीवन का अंतिम अध्याय भी उतना ही प्रेरणादायक था। अपने जीवन के उत्तरार्ध में चंद्रगुप्त ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उन्हें इतिहास में एक राजा से ऊपर उठाकर एक साधक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ने का निर्णय लिया और अपने पुत्र बिंदुसार को साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी। राजपाट त्यागने के बाद चंद्रगुप्त ने सांसारिक जीवन से अलग होकर आध्यात्म का मार्ग चुना। वे जैन धर्म से प्रभावित हुए और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। जैन धर्म की अहिंसा और तपस्या की शिक्षाओं ने उन्हें गहराई से छुआ। वे दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला गए, जो जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों में से एक था। वहां उन्होंने कठोर तपस्या और साधना के माध्यम से अपने जीवन के शेष दिन बिताने का निर्णय लिया। यह त्याग सिर्फ एक राजा का राजपाट छोड़ना नहीं था, बल्कि यह उनके भीतर के उस गहरे आध्यात्मिक जागरण को दर्शाता था जो उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की ओर ले गया। श्रवणबेलगोला में उनकी तपस्या ने दिखाया कि चंद्रगुप्त केवल एक महान शासक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन के हर पहलू को पूर्णता से जिया। उनका यह कदम उनकी विनम्रता और आंतरिक शांति की तलाश का प्रतीक बन गया। उनकी यह साधना आज भी एक प्रेरणा है
कि सच्ची महानता केवल बाहरी विजय में नहीं बल्कि आत्मिक शांति और आत्म जागरूकता में निहित है। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन, जो युद्ध, शासन और प्रजा की सेवा में व्यतीत हुआ था, अपने अंतिम अध्याय में पूरी तरह से आध्यात्मिकता और तपस्या की ओर मुड़ गया। श्रवणबेलगोला के शांत और पवित्र पहाड़ों पर उन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होकर तपस्या में खुद को समर्पित कर दिया। यह वही स्थान था जहां उन्होंने जैन धर्म की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करने की यात्रा शुरू की। श्रवणबेलगोला के पहाड़, जो आज भी उनकी साधना के गवाह हैं, उनकी विनम्रता और आंतरिक शांति की कहानी कहते हैं। उन्होंने कठोर व्रत और उपवास का पालन किया, जो जैन धर्म की सबसे ऊंची साधना मानी जाती है। यह उनकी आत्मा के अदम्य साहस का प्रमाण था कि एक महान सम्राट, जिसने जीवन में इतने बड़े साम्राज्य को चलाया, वह अपने अंतिम दिनों में आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर सांस को समर्पित कर सकता है। आखिरकार तपस्या करते हुए उन्होंने श्रवणबेलगोला की पवित्र भूमि पर अपनी अंतिम सांस ली। यह सिर्फ एक महान राजा का अंत नहीं था, बल्कि यह उनके त्याग, साधना और सादगी का प्रतीक था। उनके जीवन का यह अंतिम अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची महानता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता और आंतरिक संतुलन में है। श्रवणबेलगोला में बिताए गए उनके अंतिम दिन उनकी विरासत का एक अनमोल हिस्सा है, जो आज भी इतिहास और आध्यात्मिकता का प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष और सपनों का मेल किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। एक साधारण बालक, जिसने गरीबी और अभावों में अपने जीवन की शुरुआत की, अपनी अडिग इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि से पूरे भारत को एकजुट करने वाला पहला सम्राट बन गया। यह कहानी हमें बताती है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने का जुनून रखते हैं और हर कठिनाई को सीखने का मौका मानते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। चंद्रगुप्त का जीवन केवल शक्ति और विजय की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की गाथा है जिसने अपने लोगों के लिए न्याय, समानता और समृद्धि की नींव रखी। उन्होंने सिखाया कि असली नेता वह है जो न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार करता है बल्कि अपने प्रजा के दिलों में भी जगह बनाता है। उनका हर कदम यह संदेश देता है कि सफलता केवल मेहनत और साहस का ही नहीं बल्कि दयालुता और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। आज के युवाओं के लिए उनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत दूसरों को जीतने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। चंद्रगुप्त न केवल भारत के पहले सम्राट थे बल्कि भारतीय स्वाभिमान, आत्मविश्वास और साहस के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें यह याद दिलाता है कि हर कठिनाई के पीछे एक बड़ा अवसर छिपा होता है और जो इसे पहचान कर आगे बढ़ता है वही इतिहास बनाता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक नाम जो सदा प्रेरणा देता रहेगा।